Hello students, today we will continue chapter 4th materials, metals and non-metals क्लास 8th साइंस। तो इस वाले चैप्टर के मैंने आपके साथ जो है 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो ये इस चैप्टर का हमारा जो है 3rd पार्ट है। इसको जो है आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। क्लास 7th में जो हम लोगों ने जो एक्टिविटी कॉपर सल्फेट और आयरन का जो रिएक्शन था उससे रिलेटेड जो परफॉर्म की थी एक्टिविटी, उसको क्या करना है, रिकॉल करना है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। और उसी तरह के कुछ और रिएक्शन जो हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी 4.8 जो है वो दी गई है। इसको देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, टेक ए 100 ml बीकर एंड लेबल देम A B C D एंड E। 100 ml के हमको क्या लेने हैं, 5 बीकर्स लेने हैं और उसके ऊपर जो है लेबलिंग हमको इस तरह से करनी है A B C D एंड E। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। और हर एक बीकर में हमको 50 ml जो है वाटर लेना है। डिजॉल्व इन ईच बीकर ए टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a। और 4.6a में जो दिखाया गया है उसको जो है हमें उस सब्सटेंस को जो है हर एक बीकर में जो है वो 1 टीस्पून जो है ऐड कर देना है। और इसके बाद देखते हैं कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स। और हर एक बीकर को कुछ देर के लिए बगैर डिस्टर्ब किए हुए रख देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। और जो अपना आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऑब्जर्वेशन को आपको नोटबुक में लिखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 बीकर लिए गए हैं और इसमें जो है हमने क्या किया है, 50 ml हर एक बीकर में पानी डाला है और हर एक बीकर में जो है अलग अलग 1 टीस्पून जो है हमने हर एक सब्सटेंस को डाला है। तो अब क्या क्या सब्सटेंस डाला है और क्या क्या जो है उसके साथ रिएक्शन हो रहा है वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए वाले में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करा है, रिएक्शन देखने के लिए जो है यहाँ पे फर्स्ट वाले बीकर में कॉपर सल्फेट लिया है और उसमें जो है जिंक ग्रेन्यूल्स कुछ ऐड किए हैं। कॉपर जो बीकर बी है उसमें कॉपर सल्फेट के साथ आयरन नील जो है हमने वो लिया हुआ है, ऐड किया है। बीकर सी में हमने जिंक सल्फेट में जो है कॉपर जो है वो ऐड किया हुआ है। फिर डी वाले बीकर में आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स जो है वो ऐड की हैं। फिर ई वाले बीकर में जिंक सल्फेट के साथ आयरन नील्स को ऐड किया है। तो ये जो है हमारा, अब इसमें जो है इनमें किस तरह से रिएक्शन होता है उसको अब हम लोग समझेंगे। आगे देखते हैं व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर। तो अब जब इस तरह से हम इसमें कुछ सब्सटेंस जो ऐड करते हैं उसमें जो है हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो देखेंगे। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो एक मेटल है वो दूसरे मेटल को उसके एक्वस सोल्यूशन से जो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब ये डिस्प्लेस कैसे करता है कि जो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखते हैं कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दूसरे से। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को जो है वो डिस्प्लेस कर देता है। और इसी थ्योरी को यहाँ पे हम लगा के इस वाले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। You have read that one metal displace another metal from its compound in aqueous solution in beaker A। अब जो beaker A में जो हमने लिया है जिंक डिस्प्लेस कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट हमने लिया था उसमें से जिंक जो है वो कॉपर को अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर। तो जो हमने कॉपर सल्फेट उसमें लिया था बीकर ए में जो कि ब्लू कलर का था वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड द
पाउडरली रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और अब बीकर में क्या हो जाता है, जो कॉपर सल्फेट पहले किस कलर का था, ब्लू कलर का था, और जब उसमें जो है ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है और पाउडरली रेड मास जो है, रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट। अब कॉपर जो है अलग हो जाता है तो उसका जो है हमको पाउडर जो है रेड कलर सा दिखाई देने लगता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। और इसके में जो है किस तरह से रिएक्शन होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई गई है। इसमें हमने क्या, आप अपना डायग्राम देखेंगे तो उसमें हमने बीकर ए में जो है कॉपर सल्फेट लिया था जो कि ब्लू कलर का था। जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो है वही मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब क्या होता है, जिंक जो है सल्फेट के साथ आ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो जिंक के साथ क्या आ जाता है, सल्फेट आ जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है जो कि कलरलेस होता है। और ये जो कॉपर अलग हुआ वो रेड कलर का हमको जो है वो दिखाई देता है पाउडर फॉर्म में। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन ए सिमिलर मैनर। और इसी तरह से बीकर बी में जो है किस तरह की रिएक्शन हो रही है वो भी आप देख सकते हैं। तो बीकर बी में अगर हम देखें उसमें क्या हो रहा है, तो अब हम अपने डायग्राम में वापस जाते हैं। अब आप यहाँ पे बीकर बी में देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट जो है वो किससे रिएक्ट हो रहा है, आयरन से। अब कॉपर सल्फेट जो है आयरन से रिएक्ट हो रहा है, तो अब ये जो आयरन है ये भी जो है कॉपर से जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव को जो है डिस्प्लेस कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जब ये कॉपर सल्फेट Fe के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब FeSO4 और कॉपर जो है अलग हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। तो इसी रिएक्शन में अब हम देखेंगे कि जब ये दोनों रिएक्शन होती हैं तो अब यहाँ पे क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है, जो कि ये क्या है, हमारा आयरन सल्फेट है जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। और यहाँ पे हमारा जो है वो कॉपर अलग हो जाता है और ये जो कॉपर है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये जो FeSO4 है ये हमारा लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब आयरन नील को जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम डालते हैं तो द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंज। तो इसका जो कलर है यहाँ पे वो चेंज हो जाता है फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन, ब्लू से लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है और कॉपर जो है हमको रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो अब हम जो है आगे जहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ पे देखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, आई हैव अंडरस्टैंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी। के अब यहाँ पे ये बोल रही है पहली कि बीकर ए और बी में जो है किस तरह की रिएक्शन हो रही है वो हमने समझ लिया है। बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड वाई देयर इज़ नो चेंज इन बीकर सी, डी एंड ई। लेकिन ये कह रही है कि हम बहुत कन्फ्यूज हैं कि बीकर सी, डी और ई जो हैं उसमें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग फिर से अपने इसी वाली एक्टिविटी में चलते हैं। इसमें देखेंगे कि जो बीकर सी में हमने यहाँ पे क्या लिया था, जिंक सल्फेट को कॉपर से जो है रिएक्ट कराया था। तो हमको जैसा कि पता है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे जो है किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। उसी तरह से बीकर डी में हम देखें कि जो फेरस सल्फेट है वो कॉपर के साथ जब रिएक्ट होता है तो यहाँ पे किसी भी तरह की जो है रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव है और आयरन सल्फेट से वो आयरन को अलग नहीं कर पाएगा। उसी तरह से बीकर ई में देखते हैं कि जो जिंक सल्फेट है अगर हम उसको आयरन से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो हमारा आयरन है वो कम रिएक्टिव है, किससे, जिंक से। तो जिंक सल्फेट से वो जिंक को अलग नहीं कर पाएगा। तो
इन तीनों ही केस में वीकर सी, डी और ई, इसमें हम देखते हैं कि हमको किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, मतलब इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, नो चेंज। तो अब हम यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जहाँ तक अभी हमने डिस्कस किया था इसके आगे देखते हैं। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, कह रहा है हम बीकर सी में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं देखते हैं। वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस जिंक। हम ये देखते हैं कि कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है जिंक सल्फेट से, बट वाई, लेकिन क्यों? जैसा कि अभी हमने बताया कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जो है जिंक को जिंक सल्फेट से जो है अलग नहीं कर पाता है। When जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन वीकर ए, लेकिन वीकर ए में जो है जिंक को जो है, जैसा हमने वीकर ए में देखा था कि जिंक जो है कॉपर को वीकर ए में अलग कर देता था, क्योंकि जो जिंक था वहाँ पे वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। वीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन वीकर सी। तो अब हमको आपको समझ में आ गया होगा कि वीकर ए में जो है वो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन वीकर सी में जो है कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट आर्बिट्री, मतलब साइंस में हम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ किसी को जो है डिस्प्लेस कर दे। इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसके लिए हमारे पास कुछ डेफिनेट रूल्स होने चाहिए, एंड द रूल हियर इज़ दैट, और यहाँ पे क्या रूल है, जैसा हमने आपको बताया कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, की जिंक जो है वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, और ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को जो है रिप्लेस कर देते हैं। बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल, लेकिन जो लेस रिएक्टिव हैं वो जो है रिप्लेस नहीं कर पाते हैं मोर रिएक्टिव मेटल को। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन वीकर डी। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि वीकर डी में जो है डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है और ई में भी डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव एमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर। तो कह रहा है क्या आप गैस कर सकते हैं कि क्या सीक्वेंस होगा मेटल्स जो है हमारा जिंक, आयरन और कॉपर में। तो इसका सीक्वेंस हम बता सकते हैं कि जो जिंक है वो आयरन और कॉपर से जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, और सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे जिंक है, उसके बाद हमारा क्या है आयरन है, और फिर जो है हमारा क्या आएगा कॉपर आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिंक जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन है, और कॉपर जो है सबसे कम रिएक्टिव है। तो इस तरह से अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखा और समझा कि किस तरह से एक मेटल दूसरे मेटल को जो है डिस्प्लेस कर सकता है। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब अभी जो हमने आपको इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं डिस्कस किए हैं, उनके यूजेस क्या हैं, मतलब हमारी लाइफ में उनका क्या यूज़ होता है। वी शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर एक्सेट्रा। तो मतलब इन सभी जगह पे जो है किस तरह से इन मेटल्स का यूज़ हो रहा है। तो जो मैंने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस की थी, उनके बेस पे आप बता सकते हो कि इन सभी में जो है मेटल्स का यूज़ क्यों हो रहा है। क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में क्यों हो रहा है, एरोप्लेन्स में क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपके साथ डिस्कस की थी कि उनको जो है एरोप्लेन हम बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स हम किसी भी मेटल्स के बना कैसे सकते हैं, क्योंकि उसको जो है हम सीट में जो है कन्वर्ट
कर सकते हैं, मतलब जो सीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब वो मेलेबल होते हैं। जिनको कि हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डक्टाइल होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं जो ट्रेन वगैरह बनती हैं मेटल की, वो जो है मेलेबल वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑटोमोबाइल्स में भी यही होता है, एरोप्लेन भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। फिर और भी कुकिंग यूटेंसिल्स में भी यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो है मेटल्स की गुड कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी होती है। वही प्रॉपर्टी हमारी बॉयलर में भी होती है। तो जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस की जो कि मेटल्स में होती हैं, उन्हीं का यूज़ जो है करके ये हमारी लाइफ में जो है किस तरह से मेटल्स का हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल्स। अब कुछ नॉन मेटल्स का भी हमारी लाइफ में यूज़ होता है। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वन, और यहाँ पे उनका यूज़ किस तरह से होता है वो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। यू आर श्योर, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। ये मेरे को बिल्कुल अच्छे से पता है कि आप बिल्कुल अच्छे से उसको जो है गैस करके बता सकते हो कि उसमें से कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अब ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, विच आर लिविंग बीइंग इनहेल, जिसको कि सभी जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, इनहेल मतलब वो मतलब सांस लेते समय उसका यूज़ करते हैं ब्रीथिंग में। तो अब आपको सबको पता है वो क्या होगा, ऑक्सीजन, O2। मतलब ये एक नॉन मेटल है जिसको कि सभी जो हैं लिविंग बीइंग्स जो हैं यूज़ करते हैं। अब दूसरा है नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइज़र टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम कौन सा जो है नॉन मेटल्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो ये जो दो मेटल्स हैं, जो दो नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये जो है हमारी क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को जो है इन्हेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमारा आ जाएगा। फिर अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में हम कौन से नॉन मेटल का जो है यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मेटल्स यूज्ड इन द वाटर प्यूरिफिकेशन। तो आपको पता होगा कि वाटर प्यूरिफिकेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन का, क्लोरीन हो गया, और भी क्या हो सकता है, ओजोन। ओजोन का भी जो यूज़ है हम यहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। अब अगर आपको कोई भी चोट वगैरह लग जाती है तो पर्पल कलर का जो सोल्यूशन है डॉक्टर जो है वो लगाते हैं आपकी चोट में। तो वो जो पर्पल कलर का सोल्यूशन है वो क्या होता है, वो आयोडीन सोल्यूशन होता है। कौन सा होता है, आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन। और ये जो है इसको जो ये पर्पल कलर का होता है, इसको जब कभी चोट वगैरह वुंड्स वगैरह होता है तो ये हमारे लगाने के काम में आता है। फिर नेक्स्ट है नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। जो पटाखे वगैरह बनते हैं उसमें कौन सा नॉन मेटल्स यूज़ होता है, तो आपको पता है कि इसमें कौन सा यूज़ होता है, सल्फ़र। तो इस तरह से अभी हमने कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हैं वो अभी हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। और आप अपने एक्सपीरियंस के बेस में और भी कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूज़ को जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। In class 7th you have learned that in a chemical reaction new substance are formed। जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ रखा था कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो नए सब्सटेंस जो हैं बनते हैं। These substances are different from those which underwent the reaction। और ये जो नए रिएक्शंस जो नए बन जाते हैं सब्सटेंस वो
उनसे बिल्कुल अलग होते हैं जो रिएक्शन से पहले हमने सब्सटेंस लिए होते हैं। नाउ इफ़ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, तो अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा ब्रोक नहीं कर सकते हैं बाय कूलिंग, हीटिंग एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कूल करके, हीट करके और इलेक्ट्रोलाइसिस करके अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ब्रोक नहीं कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट, तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। सल्फर इज़ एन एलिमेंट, सल्फर जो है एक एलिमेंट है। सो इज़ आयरन एंड कार्बन टू, इसी तरह से आयरन और जो कार्बन है वो भी हमारा एलिमेंट है। इज़ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एटम, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एटम। ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और जो सैंपल होता है किसी भी एलिमेंट का उसमें केवल एक ही तरह के एटम होते हैं। एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनइफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन एलिमेंट। द एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है फिजिकल चेंज होने से। फॉर एग्जाम्पल एन एलिमेंट of liquid sulfur would be exactly the same as the atom of solid or vapor sulfur, मतलब एक जो एलिमेंट जो होता है जो कि लिक्विड सल्फर होता है वो एक बिल्कुल सेम रहता है एज द एटम ऑफ सॉलिड एंड वेपर सल्फेट, जो कि एक सॉलिड और वेपर सल्फर होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, यद्यपि हमारे यूनिवर्स में जो है इनफाइनाइट वैरायटी के सब्सटेंस हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दीज सब्सटेंस इज लिमिटेड। द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दीज सब्सटेंस, लेकिन इनसे जो है एलिमेंट जो बनाए गए हैं वो लिमिटेड है। देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, और जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 94 हैं। एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और जो इनका जो है एक क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेस पे किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेस पे। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर मेटल्स, हमारे जितने अधिकतर जो मेटल्स हैं वो क्या हैं, हमारे जो अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो कितने हैं, लेस देन 20, मतलब 20 से भी कम जो हमारे एलिमेंट हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ए फ्यू आर मेटलॉइड, और उसमें से कुछ मेटलॉइड हैं विच पॉजेज द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटलॉइड क्या होते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जो हैं प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसलिए इनको हम मेटलॉइड बोलते हैं। तो ये जो अभी टेबल हमने येलो वाली आपके साथ डिस्कस की, मतलब इसका जो है आप पीरियोडिक टेबल में मेटल्स नॉन मेटल्स कितने हैं वो सारा कुछ आप अपनी हायर क्लासेस में अच्छे से जो है आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है और हमको उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।